अब बात करते हैं व्यवस्थाओं की ज़रूरतें और जिम्मेदारियों के बारे में। बातें दो चीज़ें बड़ी बेहद समझ में आनी आवश्यक है कि ज़रूरतें क्या होती है। पहली बात, ज़रूरतें होती है न्यूनतम चीज़ें, किसी भी चीज़ जिसमें मैं अपना जीवन यापन कर सकूं, ऐसी चीज़ जो मेरे पर्सपेक्टिव में हो, जिसे मैं नियंत्रण करना चाहूँ, इसे मैं ज़रूरतें बोलूँगा। और चाहत और डिज़ायर और वांट एक ऐसी है जिसको मैं लेके चल रहा हूँ, परंतु उसके ना होने से भी मेरी ज़रूरतें पूर्ण हो सकती हैं, परंतु फिर भी मैं उसे लेके चल रहा हूँ क्योंकि वो मेरी ज़रूरतें हैं। जब मेरी ज़रूरतें आ गई, वहाँ सब चीज़ें ज़रूरतों का नाम दे दिया जाएगा केवल, पर वास्तविक में वो ज़रूरतें नहीं होगी, वो संसाधन का भोग होगा। जैसे एक व्यक्ति कहता है कि मेरी भूख जो है वो मात्र अरबों खरबों रुपए में भी नहीं समाप्त होती। क्यों? उसका लाइफ स्टाइल ऐसा है। हमें ध्यान रखना, लाइफ स्टाइल जीवन के रहने का नज़रिया या तरीका या क्या बोलते हैं स्थिति। लाइफ स्टाइल एक तरह की स्थिति है। आप अपने आप को जैसे लाइफ स्टाइल में डालोगे, आप वैसे लाइफ स्टाइल के संग होगे। और यह हकीकत है। व्यवस्थाएं कहलाती है, मुख्यतः व्यवस्थाएं कहलाते हैं कोई भी चीज़ जो मुझसे कनेक्शन रखती है, जो मुझसे रिलेशन रखती है, और मैं जिससे संबंध रखता हूँ, जो मेरे उपयोग में आ सके, और जिससे मैं उपयोग का कार्य करा सकूँ, जिससे मैं कुछ भी प्राप्त कर सकूँ, अतः कुछ भी, और जिसमें मैं रहता हूँ, जिसमें मैं वास करता हूँ, जिसमें किसी भी अवस्थाओं को व्यवस्थित करना अर्थात मैनेज करना, अर्थात एक होलो बैलेंस पॉइंट ऑफ चैम्बर। बस मेरे अलावा सब चीज़ें व्यवस्थाएं कहलाएगी, अर्थात चक्रों द्वारा बुरी माया है। हाँ, व्यवस्था को चक्रों द्वारा बुरी माया कहते हैं। मैं सोच विचार चिंतन करने वाली कोई बात नहीं है। मैं तर्क डायरेक्ट सीधा कहूँगा ना, मेरे मस्तिष्क में अगर मेरा मस्तिष्क भी इस बात को नहीं सोच पा रहा कि व्यवस्थाओं को कैसे कहते हैं चक्रों की माया, तो मैं बता देता हूँ। चक्रों की माया, चक्र द्वारा जो भी चीज़ घूमती है प्रकृति, तो व्यवस्था क्या है? जो आपको सब कुछ दे, प्राप्त कराएगी। किस में प्राप्त कराएगी? मायाओं में प्राप्त कराएगी, भ्रमों में प्राप्त कराएगी। वास्तविकता तो आपके सामने यूं नहीं कि खंगोल के फेंक देगी, आप समझ ही नहीं पाओगे। जिस चीज़ को आप समझ सको, जिस चीज़ को आप कंट्रोल कर सको, यही व्यवस्था है, यही मैनेजमेंट है। मैनेजमेंट को मैनेज करना आवश्यक है, और मैनेजमेंट को मैनेज करने के लिए मैनेजर जरूरी है, और कंट्रोलिंग चीज़ को कंट्रोल करने के लिए कंट्रोलर के पास उतनी योग्यता होनी चाहिए कि वो उसे कंट्रोल कर सके। अगर उसे रियलिटी पकड़ा दोगे तो वो एकदम में कंफ्यूज हो जाएगा। तो यही समझ में आता है, व्यवस्था कभी भी वास्तविकता तो हो नहीं सकती, वो एक चक्रों द्वारा बुनी माया हुई है। और चक्र प्रत्येक क्षण, प्रत्येक क्रिया या प्रत्येक कंट्रोल की छोटी इकाई, जो भी हम करते हैं मैनेजमेंट की, छोटी छोटी चीज़ों से पूरा सिस्टम भी मैनेजमेंट कहलाने लग जाता है। छोटे छोटे लोगों के सहयोग में पूरा सिस्टम भी एक वर्किंग प्लेटफॉर्म कहलाने लग जाता है। प्रत्येक चीज़ का कनेक्शन, रिलेशनलाइज्ड आपस में संबंध, उपयोग, आपस में एक दूसरे के लेन देन और एक दूसरे की कनेक्शनाइज चैन को ही हम व्यवस्था कह देते हैं कि दिस इज अ मैनेजमेंट, फुल ऑफ दिस मैनेजमेंट। तो अब बात आती है जिम्मेदारी। जिम्मेदारी हर किसी की उसी मैनेजमेंट पे पोजिशन ऑफ अरेंजमेंट। कोई व्यक्ति किसी मैनेजमेंट में, मैनेजमेंट तो है, समस्त व्यक्ति एक ही मैनेजमेंट को कम्प्लीटली फुलफिल कर रहे हैं, एक मैनेजमेंट निर्माण कर रहे हैं, परंतु हर व्यक्ति अलग अलग काम कर रहा है, अलग अलग तरीके से मैनेजमेंट को मैनेज कर रहा है, अलग अलग तरीके से उसमें योगदान दे रहा है। तो यही योगदान जब वो दे रहे हैं तो उनकी कुछ जिम्मेदारियाँ क्या हैं कि क्या वो मैनेजमेंट को फुलफिल कर रहे हैं, और जितनी ड्यूटी उनको दी गई है, जितना उनको आता है, क्या वो उतना काम भी कर पा रहे हैं। तो हमें समझ में आता है रियलिटी में इम्परफेक्ट वेब को कैसे परफेक्ट वेब में क्रिएट करना, एक सिनेरियो बिल्ड करना, ये होता है। ठीक है, वो बात होगी, ये इसकी बात होगी, वो जिम्मेदारी की बात होगी। अब बात आती है संतुलन और क्या बोलते हैं नियंत्रण। जो मैंने पहले बता दिया, संतुलन हो गया किसी भी चीज़ के लायक, तो नियंत्रण हो गया मेरे लायक। नियंत्रण हमेशा व्यवस्थाओं में पाया जाता है, और व्यवस्था अपने अनुसार चयन और चुनाव करे जाते हैं उनका। चुनाव का मतलब ये है मेरे पे ऑप्शंस हैं बते, और चयन का मतलब ये है वो ऑप्शंस में से कुछ को अपने रिलेटेड चुन सकता है।
केवल एक की बात नहीं होगी चयन में अनेकों ऑप्शंस सिलेक्शंस की बात होगी, पर चुनाव में केवल ये होगी कि मेरे समस्त में से एक को चुनूं। अगर केवल चुनाव, तो चुनाव और चयन में अंतर होता है। चयन वो होता है कि मैं अपने अपने फेवर की चीज़ें चुन सकता हूँ, तो चुनाव में यूँ होता है कि मैं इनमें से चुन सकता हूँ, मेरे पास ऑप्शंस इतने ही हैं लिमिटेड। और चयन में अगर मैं केवल चयन कहता हूँ तो मेरे पास अनलिमिटेड ऑप्शन है, मैं कुछ भी चुन सकता हूँ। पर अगर मैं चयन और चुनाव कहता हूँ कि मेरे को इन ऑप्शंस में से मैं जो चाहूँ वे ऑप्शंस इकट्ठे भी चुन सकता हूँ, सबको भी चुन सकता हूँ, ये मेरी वो है नियंत्रण बात। अब भूतकाल को भूलकर क्यों भविष्य वर्तमान की गति बढ़ जाती है? हमेशा ध्यान रखो, जब आप एक एक्स्ट्रा मैनेजमेंट को लेना चाहते हो तो आपका समय प्रति एक चीज़ उसकी तरफ खर्च होती है। व्यवस्थाओं को त्यागना ही समय की सबसे बड़ी गति बनाता है। अर्थात हर एक चीज़ नहीं करनी। आप अगर आप सोचो कि मैं प्रति एक चीज़ खुद से करने लग जाऊँगा, तो यही सबसे बढ़िया होती है कि आप अपने भूतकाल को नहीं भुला रहे। क्योंकि भूतकाल क्या है? पहले की व्यवस्था पहले के समय के अनुसार थी। अब की जिम्मेदारियाँ कहती है, अब की योग्यता कहती है, अब की ज़रूरतें बदलनी थी। अब की जब पहले थे आप बचपन में तो थोड़ा सा दूध पी के आपका पेट चल जाया करता था। अब का अलग तरीके से, जब पहले थे बचपन में तो केवल दूध से चल जाया करता था, अब कुछ और खाते पीते हो। और इसी स्थिति को केवल यूँ ना समझे कि बड़ी ही है, इसको यूँ भी कहें कि जब पहले थे आलसी में तो हम जंक फूड वगैरह बहुत सब कुछ खाते थे, और आज हम नहीं खाते। ये क्या है? लिमिटेड हो गया। जितना ज़्यादा आप अपनी व्यवस्थाओं को तीन चीज़ें हमेशा ध्यान रखें, चलेगी तो ही तीन चीज़ें ध्यान रखें। आपके कर्म, योग, धर्म, ये ध्यान रखें। आपके कर्तव्य ये ताल्लुक ना रखा है, बाकी ये दो चलती रहेगी। योग और कर्म। योग कर्म का मतलब है, कर्म मतलब कुछ भी करना, और योग का मतलब ये है नियंत्रण में करना। आपके लायक जो है कर्म क्या है? संतुलन बनाओ। कर्म कहेगा प्रति एक चीज़ करना आपका अनिवार्य, आप एक इम्परफेक्ट पर्सन हो। पर योग कहेगा कि नियंत्रण पाकर करो, जो तुम्हारे लायक हो वो करो, अर्थात ऐसा जो आपको परफेक्ट बनाए, जो आपको कुछ अलग बनाए, कुछ डिफरेंट बनाए, मेजर बनाए। तो मेरी कॉन्सियसनेस और मेरी डीपली थिंकिंग हमेशा से अलग है। मेजॉरिटी ऑफ टाइम मैं ये वीडियो बनाता हूँ, अपने लिए बनाता हूँ, आसपास पर मैं सुनता रहता हूँ। मैं कहीं जा रहा हूँ, मैं कहीं कुछ कर रहा हूँ, मेरे को बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे कि मैं अपने ही रिलेटिव से बात कर रहा हूँ, और अपने ही रिलेटिव बात कर रहा हूँ, और अपने ही लायक की बात कर रहा हूँ। इसलिए मैं कभी भी ना किसी को बताता, ना मैं शेयर करता, ना मैं किसी को कुछ कहता। किसी को नहीं पता कि मैं वीडियो क्यों बनाता हूँ, बस इतना पता है कि हाँ मैं कुछ रिकॉर्ड करता हूँ। कहाँ अपलोड कर रहा हूँ मैं उसका भी नहीं पता किसी को, क्योंकि मुझे नहीं पसंद कोई मेरी वीडियो देखे, मुझे नहीं पसंद कोई मेरी ऑडियो सुने, बिकॉज दिस इज़ माइंड। इसलिए मैंने डायरेक्ट कहा दिस इज़ माइंड। वाई माइंड? बिकॉज ओनली जस्ट माइंड। ये मेरी है, ये मेरे अनुसार मेरे को सुनाई हुई चीज़ें हैं, मेरे अनुसार मेरे को समझाई हुई चीज़ें। जो मैं 15 साल के बालक को कोई व्यक्ति जब समझाता था, तो वो जब भविष्यवाणी करता था, प्रति एक चीज़ बताता था, वही आज भी वो 15 साल का बच्चा मात्र 17 साल का ही हुआ है, अर्थात उसके अंदर कुछ है जो उसको बताता है। वो केवल उसी के लिए बताता है, क्योंकि कहने को तो उसे पूरा ब्रह्मांड पता है, अनंत ब्रह्मांड पता है, परंतु वो उतना ही बताता है जो मेरे लायक होता है, अर्थात स्वयं रचयिता करता को बताता है कि क्या करना है क्या नहीं करना। तो लाइफ और मेरी लाइफ का गोल सिंपल सा ये है, मेरा हमेशा से ये होता है, मैं कर्मों के पीछे, मैं केवल कर्म को मानव की तरह यूँ नहीं कहता, और मैं कर्म की तरह कभी वेदों की तरह, कभी उस जन्म की तरह कभी यूँ नहीं कहता कि कर्म आपका कर्तव्य बनता है। वो स्थिति थी जहाँ मैंने कही है बात, पर ये अब नहीं कहूँगा मैं कि कर्म केवल कर्तव्य बनता है। मैं वास्तविक व्यक्ति हूँ, मैं कहता हूँ कि कर्म भी एक जाल ही है आपको फंसाने लायक। आप कुछ भी कर रहे हो तो आपको मृत्यु से भटकाएगा, आपको प्रत्येक वास्तविकता से भटकाएगा। और ये तत्वों से जब कोई चीज़ भटकाती है तो कर्म भी कोई दूध का धुला नहीं है। तो ये हमेशा ध्यान रखना आने वाली है कि कर्म नाम की चीज़ जो है, एक मानव वेदों को पढ़ता है, बाकी चीज़ों को पढ़ता है, तो उनको ये वो भूल जाता है कि ये भी लिखने वाले बेशक सप्तऋषि भी ना हो, पर मानवते परम सप्तऋषि नहीं होगा, स्वयं ईश्वरों का ईश्वर नहीं होगा। जो गुरु नारायण है वो ईश्वरों का ईश्वर है। ईश्वरों का ईश्वर का अर्थात ये है, प्रत्येक तत्व जब पनपा होगा अपनी मूल अवधारणा में, कोई भी रूप जब पनपा होगा, तो उसका सीक्वेंस और ऑर्डर उसी ने लिखा होगा। अर्थात क्या कार्य करेगा, क्या कृति करेंगे, क्या कर्म करेंगे, क्या पहचान होगी, तो क्या मूल्यांकांश रूप होगा और कब अंत होगा, ये समस्त चीज़ें उसके विधाता ने ही लिखी होगी इसके बारे में। तो स्वयं विधाता ही गुरु नारायण कहलाता है। कहाँ उपस्थित होगा, कहाँ नहीं होगा, कहाँ उसका प्रकाश जाएगा, कहाँ नहीं जाएगा, अर्थात प्रथम सूर्य की चीज़ें भी कहाँ उससे चीज़ें उत्पत्ति होगी, कहाँ नहीं होगी, ये सब चीज़ें
किस सीक्वेंस में चलेंगे, किस पैटर्न में चलेंगे, कहाँ पैटर्न भी अपने आप में मिश्रण हो जाएगा, कहाँ पैटर्न भी एग्जिस्ट नहीं करेगा, कहाँ चीज़ें भी अपने आप में इधर उधर हो जाएगी, कहाँ लोग कैसी फिजिक्स बनाएंगे और आने वाले समय में उस फिजिक्स को पूरे रूप से बदल देगी। ये सारी चीज़ें लिखी हुई है। कहाँ मानव अपने आप को बनाएगा, कहाँ अपने आप को एक एआई नाम की चीज़ अपनाएगा, कहाँ अपने आप को डेवलप करते चला जाएगा, और कहाँ यूँ सोचेगा कि मैं गॉड को टक्कर दूँगा, कहाँ यूँ सोचेगा कि प्रकृति को टक्कर दूँगा। और प्रकृति से बहुत डाइवर्स है, क्योंकि वास्तविक में उसे प्रकृति का मतलब ही नहीं पता कि है क्या। कभी वो यूँ सोचेगा कि प्रकृति जीवित नहीं है, पर वास्तव में प्रकृति जीवित है, और फिर खुद ही कहने वाला प्रकृति जीवित कहने वाला भी कहेगा वास्तव में प्रकृति जीवित ही नहीं है, क्योंकि दोनों ही चीज़ें सत्य हैं। फिर है क्या? एक ढांचा जो निर्मित हो रखा है, एक ढांचा जो समय के संग बदल रहा है अपना को, और जब समय के संग बदल रहा है तो अब हम कह देते हैं कि वास्तविक में कॉन्शियसनेस तो एग्जिस्ट करती है, पर ये कॉन्शियसनेस इस तरीके से एग्जिस्ट करती है कि लगता भी है वैज्ञानिक चल रही है और लगता भी है कि अवैज्ञानिक चल रही है। दोनों तरीके से ये वैज्ञानिक और अवैज्ञानिक बिल्कुल ऐसा होगी। इंसानों को शक्ल पसंद आ रही है किसी चीज़ की, तो धीरे 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 प्रकृति या आसपास का वातावरण उसके अनुसरण बदलने लग गया। जानवरों की शक्लें क्यूट होने लग गई, इंसानों में गोरे रंग बच्चे पैदा होने लग गए, इंसानों में आकर्षित रूप पैदा होने लग गए। क्यों मैं कहता हूँ कि ज़रूरतें अलग होती है। पुराने ज़माने की औरतें आदमी उठा के देख लो, बिल्कुल ऐसे हो गए जैसे नॉर्मल सादा। आप कहोगे मैं इनसे विवाह भी नहीं करना चाहूँगा, मैं इनसे बात भी नहीं करना चाहूँगा। और आज के टाइम पे देख लो, हर कोई आकर्षित पैदाइश ही आकर्षित हो रहा है। क्यों? प्रकृति ने अपने आप को बदल लिया, ज़रूरतें उसकी चेंज हो गई, उसने रूप बदल लिया अपने। क्यों बदले? तो यहाँ में समझ में आता है साइंटिफिक एवोल्यूशन। बट क्या ये रियलिटी में साइंटिफिक एवोल्यूशन थी? समस्त मानवों की सोच से कैसे प्रकृति बदल गई? क्योंकि प्रकृति की नींव ही समस्त मानवों और समस्त जीवों से है। आपके देखने वाली सोचों से ही प्रकृति पनपती है, और प्रकृति के अंतर्गत ही आपकी सोचें पनपती है। तो यहाँ हमें समझ में आता है, जब बात करी जाती है प्रकृति के अंतर्गत हमारी सोच पनपती है, तो दैट्स द रियलिटी। दिस इज द लिविंग बीइंग, दिस इज द कॉन्शियस माइंड। ये कोई सोच विचार वाला खेल नहीं है, केवल एक जीव की जीविका तो है। और हाँ, हकीकत मानव को, प्रत्येक जीव को, पूर्ण जीवों को जीव कहा जाता है, और प्रकृति को जीविका कहा जाता है, जिससे जीव पनपते हैं। क्या ये व्यवस्था ही है? संतुलन प्रकृति का नियम है, तो संतुलन का समझिए। संतुलन मतलब कि किसी भी चीज़ की उपस्थिति, प्रेजेंस तभी तक होगी जब वो संतुलित होगा, अर्थात अपने ऊपर किसी न किसी चीज़ की व्यवस्थाओं में व्यवस्थित होगा। अगर कोई चीज़ व्यवस्थित नहीं है तो वो व्यवस्था कभी कहलाएगी नहीं, क्योंकि वो निर्मित ही नहीं हुई कभी। ये बिल्कुल ऐसा ही है कि कमरा तभी तक कमरा कहलाएगा जब तक उसकी 4 दीवारें। अगर 4 दीवारें एग्जिस्ट नहीं करती तो उस कमरा नहीं, उसे खाली जगह कहेगा। तो यूँ नहीं कह सकते कि इस खाली जगह पर कमरा बनेगा। कमरा तब बनेगा जब 4 दीवारें होगी, वो 4 दीवारें उसकी पहचान है। ये बिल्कुल ऐसे ही है कि व्यवस्थाएं तब कहलाएगी जब वो व्यवस्थित होगी, जब वो संतुलित होगी। और यदि वो संतुलित नहीं है, वो जब तो मैंने कहा कि कंट्रोलर क्या करता है, बैलेंस करता है एक एक चीज़ को। वो खुद नहीं रहता कुछ हिस्सा, वो मार्केट को घुमाता है और हर एक चीज़ को अलग अलग जगहों पे जहाँ उसका पुटअप होता है वहाँ उसको डाल देता है, और फिर मार्केट अपने आप उसे रिटर्न देती है। दिस इज द ग्रेट एंटरप्रेन्योर। अगर और बातें करूँ तो इस बात में तो एक और चीज़ समझ में आती है, हम अपने आप को कुछ भी बता रहे हैं, ये सिर्फ हमारी। मैं क्यों कहता हूँ कि ये सारी चीज़ें कल्पना है हमारी, वर्चुअल वर्ल्ड है सारा का सारा। एक सामान्य जीव कहता है कि मैं जीऊँगा, वो कब जीने की सोच रहा है? जब मैं चिंतन कर रहा हूँ मरने की, जब मुझे नहीं जीना। मैं सब कुछ जानता हूँ, प्रत्येक चीज़ जानता हूँ। मैं इतना भी जानता हूँ कि पूरे ब्रह्मांड में या उससे भी परे जितनी भी चीज़ें, उस जितना ज्ञान है उससे भी मैं अत्यधिक जानता हूँ, तभी मेरी जीने की इच्छा ही नहीं, क्योंकि मैं सब कुछ जानता हूँ। और जब मैं ये सोच रहा हूँ कि मुझे नहीं जीना, तब दुनिया कहती है मेरे को जीना है, ऑलवेज, एवरी टाइम, कि आई एम द लिविंग। जिस दिन मैंने सोच लिया मेरे को जीना है, उस दिन दुनिया मुझे निपटाने की सोचेगी, और मैं ऐसे निपटना पसंद नहीं करता। क्या है? दिस इज माई डायलेमा, दैट इज माई डायलेमा। मैंने क्यों कही कि नेचर, अगर मजाक लगता है कि किसी ने कहा ये वर्चुअल वर्ल्ड नहीं है, ये क्या बोलते हैं, ये जो वर्ल्ड है ये नहीं चलता, ये केवल आपकी कल्पना नहीं है, तो वो अपने आप को एमुलेट कैसे कर रही है?
चेंज कैसे करनी है, वो अपनी नीड्स कैसे पहचाननी है, वो जीवित कैसे है प्रकृति। जब प्रत्येक जीव से मिल पाए तो फिर मैं भी तो यूँ कह सकता हूँ कि मात्र मेरी कल्पना है कि ये डायलेमा और फोकसिस कैसे कनेक्टेड हो रहे हैं। जहाँ मुझे लॉजिक फिट करना है वहाँ मैं लॉजिक फिट करता हूँ, और जहाँ नहीं करना वहाँ लॉजिक नहीं फिट करता। मैं प्रकृति में बता देता हूँ, प्रकृति में ये तो चीज़ें समझ में आएगी, चलो वैज्ञानिक है, धीरे धीरे मानव की सोच द्वारा उसको वैसी चीज़ें दिखने लगती। अब इसी चीज़ को कई व्यक्तियों के हटा के केवल मैं अपने कह दूँ कि केवल जो चीज़ें चलती है वो समस्त चीज़ें मेरे अनुसार चलती है, अर्थात जो प्रोग्राम पहले से भी रन हो रखे हैं वो मेरे रन होने टाइम पे मुझे ऐसा लग रहा है कि वो पूर्व से रन हो रखे, पर वास्तव में वो उसी टाइम पे एक प्राइम नंबर ऑफ फैक्टर्स पे उपस्थित हुए, जो कि मैंने कही थी कि समय के साथ क्लियरिटी आती रहेगी। क्या है ये? अब ये वैज्ञानिक नहीं लग रहा, ये काल्पनिक लग रहा है, क्योंकि मैंने मूल इकाई के बारे में बात कर दी कि जहाँ चीज़ें प्रकट होती है। मैंने कही नहीं थी कि एक पेड़ को 4 तरीके से समझो, एक पेड़ को 4 तरीके से समझो, जैसे 4 चीज़ों की 4 अवधारणा मिलती है, 4 समूह की, ठीक है, 4 समय की और 4 व्यक्तियों की 4 अवधारणा मिलती है। एक पेड़ को सूक्ष्म से सूक्ष्म काल में देखो कि उसमें कुछ चीज़ें बदलाव हो, जब सूक्ष्म से सूक्ष्म जाओगे, बहुत सूक्ष्म जाओगे तो चीज़ें दिखेगा ऐसा प्रकट हो रही है, अदृश्य लेयर धीरे धीरे प्रकट होकर दीर्घ बनती है। और जब चीज़ों को धीरे 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 देखोगे नॉर्मल गति में तो देखिएगा वो परावर्तित होगी। जब चीज़ों को बहुत तेज़ी से स्प्लिट कर दोगे 0 से 20 साल की उम्र में तो देखिएगा पूर्ण परिवर्तन हो गया, एकदम में चीज़ें प्रकट हो गई, ठीक है। और जब चीज़ों को तेज गति में देखोगे तो देखिएगा कैसे कैसे एक एक हिस्सा पूरा बनकर चला जा रहा है और चीज़ें जुड़ती चली जा रही है। ये भी क्या है, दिस इज अ प्रोसेसिंग फंक्शन। एक ही चीज़ हो रही है, एक ही चीज़, ये चीज़ प्रकट भी हो रही है और चीज़ चल भी है, चीज़ वैज्ञानिक भी है और सिमेट्रिकल भी, अनसिमेट्रिकल भी। जब मैंने एक वीडियो में कही थी कि एक ही पार्टिकल सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल बहुत होता है, और वो तो हमारा परसेप्शन होता है कि हम उसे सिमेट्रिकल मान लेते हैं, क्योंकि रियलिटी में ये चारों चीज़ें जो प्रक्रिया चल रही थी केवल हमारे परसेप्शन थे। पेड़ एक ही था, बना एक ही था, अंत भी उसका एक ही था, सब कुछ एक था, पर हमारे देखने का नज़रिए अलग अलग थे कि एक में हम सूक्ष्म प्रकट वो परिवर्तन को देख रहे, एक में हम परिवर्तन को देख रहे, केवल नॉर्मल परिवर्तन को देख रहे, सामान्य परिवर्तन को देख रहे, तेज परिवर्तन को देख रहे, और एक में हम इतने तीव्र परिवर्तन को देख रहे कि वो तुरंत ही प्रकट हो जा रहा है किसी और रूप में, और एक में हम क्या बोलते हैं, धीरे 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 परावर्तन को देख रहे, धीरे 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 जो परावर्तन हो रहा है उसमें बदलाव हो रहे हैं, ठीक है। देखिए किस्सा बनना, मतलब मैंने 4 कही थी ना, 4 में क्या, एक तो सूक्ष्म से सूक्ष्म चीज़ें प्रकट हो रही हैं, एक धीरे 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 परावर्तित हो रही है, एक तेज गति में परावर्तित हो रही है, और एक तुरंत परावर्तित हो रही है, मतलब प्रकट हो जा रही है विशाल। तो ये बिल्कुल वैसे ही वो 4 लोगों की तरह कि पहले कल्पना बुनी जिसने चीज़ें प्रकट करी, फिर प्रकृति में चीज़ें धीमी गति से चल रही थी नॉर्मल, कि एक एक अंग में उगता हुआ दिख रहा, सांसारिक चीज़ों में चीज़ें तीव्र गति से चल रही, और वास्तविक में चीज़ें इतनी जल्दी हो रही कि तुरंत अपना अंत कर दे रही। जैसे मान लो एक व्यक्ति है, मैंने एक बीज बोया, साल को इतनी तीव्र गति से बदला कि साल सब 150 साल भी बीत गए। अब बता जाए 150 साल बाद वो पेड़ तुरंत राख बन गया, बीज से सीधा राख। ऐसा क्यों? क्योंकि 150 साल के टाइम पीरियड में उसकी ज़िंदगी थी पूरी, जो मैंने यूँ स्प्लिट कर दी। स्प्लिटिंग वास्तविकता बताती है कि प्रत्येक चीज़ का अंत स्वयं ही हो जाता है उसके साथ, उसके जीवन काल में, और इस समय निर्मित कैसे हुआ? उसके वातावरण द्वारा। तो मैं योग और कर्म में बता रहा था, तो योग और कर्म और धर्म का सिंपल आप व्यवस्थाओं में हमेशा ध्यान रखें, व्यवस्थाओं में हमेशा ध्यान रखें। योग का नाम होता है त्याग, कि मुझे चयन क्या करना अपने लिए, ठीक। कर्म होता है प्रत्येक चीज़ करना, प्रत्येक चीज़ में फंसना, प्रत्येक चीज़ कुछ भी कर रहे हो वो कर्म, कुछ भी परिवर्तन, स्थिरता, कोई भी सुझाव, कोई भी बातें, कोई भी तरीके, किस चीज़ से आप हो रहे हैं, अस्तित्व ही कर्मों द्वारा तय होता है। अतः इंद्रिया 4 रूपों में भी खिलाती है। कर्मों इंद्रिया अलग होती है तो योग इंद्रिया अलग होती है, कर्मों इंद्रिया अलग होती है तो योग इंद्रिया अलग होती है। तो इंद्रियों का वर्णन भी बताऊंगा मैं साथ में, कर्मों इंद्रिया क्या होती है, योग इंद्रिया क्या होती है, और मन की इंद्रिया क्या होती है। क्या मन की इंद्रिया योग इंद्रिया कहलाती है?
नहीं, नहीं, क्योंकि मन की इंद्रियां शारीरिक है, शरीर में है। क्यों मन को अर्धनारीश्वर कहा जाता है? क्योंकि मन आपका ना तो केवल आत्मा से पनपा, ना केवल सब से पनपा, ये दोनों के मिलन से पनपा है। दोनों के मिलन से केवल और केवल मन ही पनपता है, इसलिए मैंने अर्धनारीश्वर कहा था, गुरु नारायण। और फिर नारेश्वर कौन है? पहचान कौन है? मूल रेता कौन है? आत्मा। क्योंकि सबका कोई अस्तित्व ही नहीं होता वास्तविक में, सब एक कचरे की तरह या खाली एक खोखले की तरह है। जो जीवन है केवल इसलिए पनपा होता है ताकि आत्मा यहाँ रह सके। ये अच्छी लगे ना लगे, जैसे बिल्कुल एक नारी की तरह कि एक औरत क्यों होती है? आकर्षित करने के लिए एक व्यक्ति को, एक पुरुष को आकर्षित करने के लिए उसका जन्म हुआ होता। और ये पुरुष कहना पसंद नहीं करता, और औरत आदमी पे अधिकार जमा के यूँ कह रही होती है। औरत एक वस्तु है, मतलब वो स्वयं कहती है कि मैं केवल एक आकर्षकता के लिए पैदा हुई हूँ, पर हम जैसे मूलतः नहीं पैदा पसंद करते हैं कहना, तो हमें वो कहती है। हम साफ साफ शब्दों में कहता है आपका जन्म ही केवल इस चीज़ के लिए हुआ है कि आप केवल और केवल एकमात्र वस्तु के लिए ही हो। स्वयं में कहना पसंद नहीं करता, परंतु जब औरतें ही चाहती है ये चीज़ कहलवाना, तो मैं पीछे नहीं हटता, मैं बेशर्मों का बेशर्म, मैं डायरेक्ट कहूँगा कि आप पैदा ही इसलिए होती हो, आप धारण ही वो रूप इसलिए करते हो ताकि हमें आकर्षित कर सको। मूल्य कहाँ से? अब मैं इसे प्रभाविकता कहूँगा, पर ये वास्तविक प्रभाविकता नहीं है, ये अटल सत्य है। क्योंकि जब मैं असत्य कह रहा था तो वो मेरी पहचान गलत थी, क्योंकि मैं प्रभावित होकर यूँ कह रहा था कि देखो औरतें वास्तविक में वस्तु नहीं है, औरतों का कुछ मान सम्मान होता है, परंतु जब औरतें मेरे पे ही तमाचा मार के मेरी ही गाल से जाके मुझे कहती है कि नहीं हम तो वस्तु हैं इनडायरेक्टली, तो फिर उनको सामने उनके अटल सत्य कहे जाते हैं कि वास्तविक में तुम वस्तु ही हो मात्र, जिसे इतनी भी बुद्धि नहीं है कि जो तुम्हारा अधिकार पहचानवा रहा है, तो तुम्हें पहचान दे रहा है, तुम उसी को इग्नोर कर रही हो, तुम इसी को बदनाम कर रही हो। तो यह वास्तविकता ही है, यह हकीकत है। कैसे कलयुग को नहीं, ये कलयुग नहीं है, क्योंकि ये कलयुग नाम की कोई चीज़ नहीं होती है, मानव की सोच है। ये युग सत्य युग चल रहा है, ये धर्म युग चल रहा है, ये वो युग चल रहा है, ये युग चल रहा है। युग मानव की सोच पर बनाता है, और यह हकीकत प्रकृति के रूप मानव की सोचों द्वारा पनपते हैं। प्रकृति जैसी बदलेगी अपने को, वैसी ही उसकी जीविका और वैसा और उसके जैव होंगे। अतः जैव मतलब कि समस्त जीव उसके वैसी ही होगी। जैव प्रणाली मतलब कि प्रत्येक बायोलॉजिकल प्रोसेस उसकी उसी तरीके से प्रकट हो जाएगी रूप में जिस तरीके से प्रकृति सोचेगी। अर्थात युग कुछ नहीं, प्रकृति के सोचने का तरीका सोच में ही तो है। कल्पना कब प्रकृति बनी, प्रकृति कब सांसारिक संसार बनी, और संसार कब वास्तविक बन गया। ये सोच ही तो है, केवल देखने का नजरिया। आप एक ही पॉइंट को देखो, वहाँ पे आपको वास्तविकता दिखेगी, कल्पना भी दिखेगी, वहीं पे आपको संसारिकता भी दिखेगी, उसकी प्रकृति भी दिखेगी, उसका भारी रूप और आंतरिक रूप, समस्त चीज़ें दिखेगी, बस देखने के नजरिए पर नहीं पड़े। तो योग में कहूँ तो मैं सीधे से बात करूँ, योग और कर्म का सिंपल सा साधारण सा मूल्यांकन ये है, आप कुछ भी खा रहे हो तो उसमें से चुनो क्या खाना है योग के लिए। संतुलन, संतुलित और संतुष्ट रहोगे, ये महत्वपूर्ण है। दो चीज़ें और बताऊंगा, संतुलित और संतुष्ट, यही मुख्यता है कि आपको संतुष्टि भी होनी चाहिए और संतुलन भी होना चाहिए अपने भोजन में संतुलन होना अनिवार्य है। कब क्या करना है ये चीज़ें उपस्थित होनी महत्वपूर्ण है। तो योग में क्या है, योग में तीनों चीज़ें, कर्म मान लो प्रत्येक चीज़, तीन रूपों में मान लो, उत्पादकता भी कर्म है, कंज्यूमर भी कर्म है, और डिकम्पोज करना भी कर्म है। ये बिल्कुल ऐसे हो गया कि आपने कुछ खाया, पेट में पचाया और मल द्वारा निकाल दिया और शरीर में यूटिलाइज करा लिया, ये पूरा कर्म है, मतलब क्रिया है। इस क्रिया को कहाँ कब कैसे क्या करना है, ये पूरा सीक्वेंस उसका योग कहलाता है। तो कर्म योग, और प्रत्येक अंग की क्या ड्यूटी है, क्या धर्म है, वो अपना अपनाता है, यही है कर्म योग धर्म। ठीक है, क्योंकि मुझे इसे जल्दी निपटाना था, मुझे बात में इंद्रियों के और उसके बारे में बात करना था, संतुलन और संतुष्टि के बारे में। संतुलन और संतुष्टि, एक संतुलन व्यक्ति सोचता है मुझे सब कुछ खाना है जो मेरे लायक है, परंतु वो ये भूल जाता है कि चीज़ें रिपीटेबल होती है, जो अमीनो एसिड, जो मुझे प्रोटीन, जो मुझे क्या बोलते हैं शरीर बनाने के लिए चाहिए, ठीक है, वो मेरा इन अंगों से भी चल सकता है, इन जरूरतों से भी पूर्ण हो सकता है। तो उसको संतुष्टि नहीं होती। पहली बात तो वो कहता है मैं ये भी खा लूँ, वो भी खा लूँ, बदल के खा लूँ, ये गलत है।
यहाँ से आपका एक्स्ट्रा वो होगा। आप पहले गोल बनाओ, लक्ष्य बनाओ, मुझे प्राप्त कर लेना। कर्म भी यूँ कहते हैं तभी करो जब उसका कोई निर्देश हो, उसका कोई स्थान हो। मतलब करना क्या है, हमेशा कहते हैं फ्रेडरिक मोटे, मैंने देखा था, मुझे समझ में आया था, वाकई बात सही है हकीकत में, क्योंकि मैं निर्णयों पे ही काम कर रहा हूँ तो निर्णय ही बताऊँगा, डिसीजन से बताऊँगा कि नियंत्रण तो कहता है कि जीवन में नियंत्रण तो है ही, पर आपके निर्णय आपको बनाते हैं। ये हकीकत क्या है, ये तो मैंने आप देखी आज देखी पहली बार तो मैं तो निर्णयों के बारे में बहुत पहले से बात कर रहा हूँ, ये देखी भी इसलिए ताकि मैं ये बात कर सकूँ। कहते हैं कि फ्रेडरिक नाम है एक फिलोसोफर का, वो यूँ कहते हैं कि दो व्यक्ति बिल्कुल एक जैसे हैं, दोनों को अलग क्या बनाती है चीज़, दोनों को क्या चीज़ अलग बनाती है, दोनों एक चीज़ करते हैं, दोनों क्या बोलते हैं समय के संग बेहतर बनते हैं। पर एक चीज़ है, एक व्यक्ति जो होता है जब मुसीबत आती है तो मुश्किलें आती है तो वो मुश्किलों को बदलता है, वो सरल रास्ते ढूंढता है, और एक व्यक्ति जो है मुश्किलों के अनुसार अपने आप को बदलता चला जाता है। अब मुझे बताओ, दोनों एक जैसे दिख रहे बाद में, पर दोनों में अंतर है। एक व्यक्ति कामयाब हो गया, एक व्यक्ति कामयाब नहीं हो पाया, क्यों? एक सरलता को देखना माध्यम और एक अपने आप को परिवर्तित करना चल रहा है। मैं क्यों कहता हूँ कि परिवर्तन इज मोस्ट इम्पोर्टेंट, क्यों है? स्थिरता भी है पर परिवर्तन क्यों मोस्ट इम्पोर्टेंट, त्याग भी है पर परिवर्तन क्यों? क्योंकि ये जीवन में आपको मानव बनना सिखाता है, केवल यही एक ऐसी चीज़ है जो मानव बनना सिखाता है। परिवर्तन मानव के लिए जो उपयोगिता, स्थिरता केवल उस व्यक्ति के लिए, त्याग उस व्यक्ति के लिए जिसे दुनिया नहीं जीनी है, जिसे सिस्टम में आना, फटाफट ज्ञात करना है हुआ है और जल्दी निकलना है यहाँ से, मतलब जैसे तीव्र गति चाहिए, उसके लिए स्थिरता और वो दोनों अनिवार्य है। क्योंकि स्थिरता उसे ये पहले ज्ञात कराएगी जीना है या नहीं जीना, पहले ये बताओ। नहीं जीना, त्याग की अवधारणा सीधा कहेगी जाके यमुना का भी रास्ता है, जाके क्या बोलते हैं वो फांसी का भी रास्ता है, जाके वो कहेगी वो प्रत्येक रास्ता उसे बताती चली जाएगी। अगर उसका कर्म होगा तो वहाँ पे उसको कुछ स्पेशलिटी मिल जाएगी और वो चीज़ों में आनंद लेने लग जाएगा, वरना मोह मायाओं में ना फंस के वो सीधा त्याग ले लेगा, अर्थात सिद्धि, मतलब शरीर अस्तित्व नाश और खत्म। तो ये मानव के लिए नहीं है, मानव के लिए केवल ये है कर्म और परिवर्तन, कर्म का एक भाग परिवर्तन के लिए। तो इसलिए कही गई थी कि प्रकृति का एक नियम है, प्रकृति का एक महत्वपूर्ण कारण है, परिवर्तन इज मोस्ट इम्पोर्टेंट, कि परिवर्तन बहुत आवश्यक है। ये मानव के लिए है, ऊपर वाले के लिए नहीं। तो बात करिए अगर हम संतुष्टि पे, तो जीवन जो है इसी तरीके से चलता है, ठीक? जीवन जो है इसी तरीके से चलता है कि हम सोचते क्या है, होता क्या है। कि योग और कर्म कहते हैं कि प्रत्येक चीज करना जरूरी है। परिवर्तन जो है, जब आप परिवर्तन करते हो अपने अंदर, तो ध्यान रखो कर्म हमेशा निर्भर करता है आपके अस्तित्व पर। ये जीवन अस्तित्व पर चलता है, अस्तित्व में आप कर्म करते हो, अस्तित्व में अपनी स्टेट्स पाते हो। और संतुलन और संतुष्टि यही कहती है जब भी आप योग कर्म कर रहे हो तो पहले ध्यान लगाओ आपका लक्ष्य क्या है, अंतिम गोल क्या है, आपको किस चीज़ में परिवर्तित करना है, ये चीज़ दिखा। जब आप सोचोगे कि मुझे ये अंग अपनी टांगें मजबूत करनी है, तो आप टांगों अनुसार देखोगे टांगों को क्या चाहिए, आप टांगों पे कर्म देखोगे, और यही योग कर्म कहलाते हैं। क्योंकि कर्म योग क्यों कहलाते हैं कि कर्म योग जो चीज़ें प्राप्त कराएगी आपके निर्णय। फ्रेडरिक जो होता है वो यूँ कहते हैं कि व्यक्ति को अलग और व्यक्ति को बेहतर मुसीबतें और मुश्किलें और मिस्टेक्स नहीं बनाती, बल्कि व्यक्ति को मजबूत वो मुश्किल निर्णयों पे, वो मुश्किल जगहों पे उसके जो लिए हुए फैसले होते हैं, निर्णय होते हैं, वे उसको बनाते हैं। मतलब मैं सिंपल सा अगर मैं कहूँ तो मैं अभी देख के बता देता हूँ कि मुझे ज्ञात नहीं है। अब सुनो, रिकॉर्डिंग में ऑन नहीं हो रहा। मैं दो व्यक्ति एक ही सपना लेके चलते हैं, ये मैं यूट्यूब से देख के बता रहा हूँ पहली बार। दो व्यक्ति एक ही सपना लेके चलते हैं, समय बीतता है, पहला व्यक्ति सरल रास्ते चुनता है, मुश्किल देखकर मुश्किलों को मतलब सरल रास्ते चुनता है और मुश्किलों को बदलता है, मतलब जो भी चुनौती होती है उनको बदलता है, सरल चुनौतियों को अपनाता है। दूसरा व्यक्ति मुश्किलों और चुनौतियों के अनुसार अपने आप को बदलता चला जाता है। बाहरी रूप से कुछ समय बाद दोनों समान दिखते हैं, पर लाइफ स्टाइल और लाइफ
दोनों के अलग अलग। फ्रेडरिक नीचे कहते हैं कि व्यक्ति को काबिल और व्यक्ति को लायक मुश्किलें नहीं बनाती, बल्कि मुश्किलों के सामने लिए हुए फैसले बनाते हैं, निर्णय महत्वपूर्ण रखते हैं। आपका नियंत्रण, आपकी कंसिस्टेंसी और आपका वर्क ये आपको कुछ नहीं बनाती। अगर मैं यूँ कहूँ कि मेरी बॉडी अट्रैक्टिव हो जाओ, मेरे को संपत्ति मिल जाएगी, पैसा मिल जाएगा, वो धंधा अगर मैं उससे कनेक्टेड कर दूँ तब है, वरना इसका कोई फ़ायदा नहीं। ये केवल मुझको सुख देगा, ये केवल मेरे लिए फ़ायदेमंद होगा। जिस चीज़ की इसकी अट्रैक्शन, जिसकी इंटेंशन है, वो चीज़ ये मुझे प्राप्त कराती है, बाकी चीज़ें नहीं कराएगी। और यही रियलिटी है, यही रियलिटी है। क्यों मैं कहता हूँ कि इम्परफेक्टली प्ले मैं करता हूँ, तो इम्परफेक्टली मैं वो मैच्योरेशन है क्या? व्हाट इज़ अ मैच्योरेशन? एक सामान्य व्यक्ति केवल बताएगा मैच्योरेशन मतलब कि फैल जाना। मैं मैच्योरेशन बताता हूँ कि किसी भी फील्ड और डायमेंशन में उसके अनुसरण बन जाना, पूर्ण रूप से विकसित हो जाना, स्पेशलाइजेशन सीख लेना, पावर अथॉरिटी कर लेना, ये मैच्योरेशन कहलाती है। वाई? क्यों? बिकॉज आई एम नॉट अ ह्यूमन। मैं कोई मानव नहीं हूँ कि मैं मानवकृत मानव चालित बातें करूँगा। मैं वह चीज़ें जानता हूँ कि पूरा कंप्यूटर प्रोग्राम कैसे चलता है, रनिंग कैसे करता है। मैं पूरे वर्चुअल वर्ल्ड को कल्पनाओं में अर्थात 8 नियतियों को कंट्रोल करना जानता हूँ कि कैसे चलती है, कैसे चलाई जाती है। मैं कोई जीव नहीं हूँ, ना मैं कोई अजीब हूँ, ना मैं कोई तत्व हूँ। मैं चेत हूँ, ना मैं चित्त ना चिंतन। चेत और चेत प्रत्येक जीव, प्रत्येक चीज़ में, प्रत्येक तत्व में है। कोई जीवित हो या ना हो उसको कोई महत्व नहीं रखता। यह चेत है, अतः उसकी मूल पहचान जिससे समझ चीज़ें उत्पत्ति हुई है। तो मुझे पता है कि क्या क्या चीज़ है, इसलिए मैं मैच्योरेशन वगैरह ये सारी चीज़ें इतनी इम्परफेक्टली और इतनी सरलता से बोल देता हूँ। मात्र 17 साल का बालक, 8 महीने का बच्चा इतनी आसानी से, सरलता से कैसे बोल देता है? क्योंकि मैंने इतने माखन तो नहीं झाड़े। अगर मैं बात करूँ संतुलन और संतुष्टि, तो यहाँ पर हमें यही चीज़ें समझ में आती है कि पहले तो आपको ये ध्यान होना चाहिए आपको प्राप्त क्या करना है, प्राप्त क्या करना है, अर्थात योग कर्म ज्ञात होना चाहिए। योग शरीर से इसलिए भी हो जाते हैं, मनो इंद्रिया और योग इंद्रिया अलग इसलिए हो जाती है। देखो, मन इंद्रिया हो गया, मन द्वारा प्रभावित इंद्रिया, मन द्वारा प्रभावित हो गया। मन कहीं प्रभावित जी रहा है, मन डोपामिन जी रहा है, मन एवोल्यूशन चाह रहा है, मन विवाह चाह रहा है, मन बालक चाह रहा है, मन जीवन व्यापन करना चाह रहा है। ये सब मन के केंद्र हैं। मन को प्राप्त प्रत्येक व्यक्ति जिसने मन पे विजय पा ली, वो अपने पूर्ण व्यक्तित्व पर विजय पा लेगा, अर्थात उसका कंट्रोल हो जाएगा, अपने आप पे नियंत्रण हो जाएगा। पर क्या पूर्ण ब्रह्मांड पे कंट्रोल हो जाएगा, नियंत्रण हो जाएगा? वो उसके लायक बन सकता है। कंट्रोल होना, तो यहाँ सवाल आता है फिर किस चीज़ पे काबू पाकर? तो 2 चीज़ों पर काबू पाकर जो व्यक्ति पूर्ण ब्रह्मांड को काबू कर जाता है। एक तो योग निंद्राओं पे, अर्थात जिन्हें योग निंद्राएं भी कहती जाती है। जिस व्यक्ति ने योग निंद्रा प्राप्त कर ली पूर्णता, तो पहली बात तो योग निंद्रा आप समझो, आपके शरीर में 1 लाख कुछ नसें होंगी। जब आप इनकी अध्ययन करते हो तो ये सीमित ही 1 लाख ऐसी कुछ होगी 6000 के करीब, 254 या 284, ठीक है, इतनी ही होंगी। पर जब आप बात योग निंद्राओं की करते हो तो अनंत नसें आपके शारीरिक रूप में, मानसिक रूप में, आपके वातावरणीय रूप में, आपके अनेक परिस्थितियों के रूप में निर्भर हो जाती है। मतलब कि योग निंद्रा साफ साफ आपको केवल वर्णन देती है कि ये कलाएँ हैं, इनमें कलाएँ भी आती हैं। इसमें ब्रह्म कलाओं में ब्रह्मचर्य है, कि मैंने कही है जो ब्रह्मचर्य बाकी संस्पर्धे हैं वो अलग है। मैं ब्रह्मचर्य इसलिए कहलाता हूँ क्योंकि 990 कलाएँ तो वो कला है जो मानव कर ही नहीं सकता, जहाँ हजारों मुकुट और हजारों पूजाएँ एक संग लेके चलनी है, उनके संग जो योग हो गई वो योग निंद्राएं कहलाता है। तो योग निंद्राएं कभी भी किसी जीव, किसी तत्व के लिए ही उपस्थित होते हैं। माँ तत्वों से भी बड़ी तत्व जिसे कहा जाता है, माँ पनपते हैं चीज़ें, पहली बात। और दूसरी क्या चीज़ होती है योग निंद्रा के संग? कल्प रूप धारण करना। कि 2 चीज़ों में 2 चीज़ें चाहिए होती हैं, एक शरीर और एक शरीर में बस करने वाला मन, ये 2 बहुत महत्वपूर्ण रखते हैं। योग निंद्राएं वो मन पैदा कर देती है, योग्य मन। तो कल्प वो रूप धारण कर लेता है जो उसके लिए होता उपस्थित है। ये 2 चीज़ों पर वो किसी भी चीज़ पर काबू पा सकता है, 2 चीज़ों पर।
और फिर कल्प में क्या कोई इंद्रिय होती है? कल्प में कभी भी कोई इंद्रिय नहीं वश करती। आपके सपने में कोई इंद्रिय वश नहीं करेगी, क्योंकि एक सपना खुद इंद्रियों द्वारा बुना गया है। इसलिए प्रभाविकताएँ जैविक चीज़ों में वो करती है, या क्या बोलते हैं, प्रभाविकताएँ उन चीज़ों में बहुत करती है जो तात्विक रूप रखते हैं। ठीक है? तत्व से परे और तत्व की आत्मा तक प्रभाविकताएँ नहीं चलती, ये हमेशा ध्यान रखिए। आप अगर यूँ सोचते हो कि मेरे शरीर के जो एलिमेंट्स हैं उनको प्रभावित करती होगी प्रभाविकताएँ, तो नहीं, तत्व प्रभावित करते हैं और तत्व प्रभाविकता उत्पन्न करते हैं। आपके शरीर के प्रणाली टिश्यूज आपस में प्रभावित हो सकते हैं, क्योंकि वो बने हुए जाल है, एटम्स के ऊपर की चीज़ें बनी हुई है। ठीक है, पहली बात तो एटम भी खुद एक एलिमेंट नहीं है, वो मानव द्वारा निर्मित किए कि दिस इज द एलिमेंट, बट दिस इज नॉट एलिमेंट। एलिमेंट इससे भी छोटा होता है। तत्व एक सूक्ष्म गुण हो गया जो कभी ना दिखने वाला होता है। ठीक है, जिससे चीज़ें प्रकट हुई होती है, तो उससे भी सूक्ष्म है। जहाँ चीज़ें समांतर होने लग जाती है, विभिन्नताएँ बिल्कुल मूलतः समाप्त हो जाती है। और तत्व एलिमेंट मैंने कही थी कि स्वयं को ही एलिमेंट कहते हैं, जहाँ बिल्कुल भी विभिन्नताएँ नहीं आए, केवल सिर्फ 3 को छोड़ के, न्यूट्रल और इलेक्ट्रॉन न्यूट्रल पॉजिटिव और नेगेटिव को छोड़ के जब ये तीनों मिल जाते हैं और सूक्ष्म इकाई में एक सूक्ष्म न्यूरॉन मिलता है। न्यूरॉन मतलब कि मैं न्यूट्रॉन के अंदर वाला न्यूरॉन कहना चाहता हूँ, मस्तिष्क वाला न्यूरॉन नहीं। सूक्ष्म न्यूरॉन का मतलब ये है एक न्यू मिलता है, न्यू को होता है उसका ज़्यादा अच्छा। जब सूक्ष्म न्यू मिलता है तो वो न्यूट्रल ही होता है एक तरीके से, जिससे पॉजिटिव और नेगेटिव कोई अवधारणा नहीं होती, केवल न्यूट्रल होता है। तो वो सूक्ष्म बीटा कह लो, ठीक है, या गामा कह लो, गामा से भी सूक्ष्म होता है। वो इतना सा छोटा सा सूक्ष्म रूप वो एलिमेंट की पहचान रखता है, क्योंकि वही रूप बदलेगा पॉजिटिव में, वही रूप बदलेगा नेगेटिव में, और वही दीर्घ होकर के न्यूट्रॉन क्या बोलते हैं, न्यूट्रॉन बनेगा, न्यूट्रल भी होगा, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन, तो वो भी धारण कर लेगा ऐसे। ठीक है, फिर एक क्वार्क जो होता है, क्वार्क वही इलेक्ट्रिकल, उसकी पल्सेस कब वो रूप बदलेगा, न्यू कब अपना पॉजिटिव और नेगेटिव फेज लेगा, वो क्वार्क कह दिया जाता है। ठीक है, कि कब उसने धारण करा, तो वो प्रोसेस का टाइम होता है, वो भी एक एलिमेंट में एग्जिस्ट करते हैं। तो एलिमेंट्स की फॉर्मेशन यहाँ से कहलाती है सूक्ष्म पहचान है, जहाँ अहम विभिन्नताएँ बहुत न्यूनतम होती है, जहाँ चीज़ें समान हो जाती है, वहाँ समझने लग जाओ कि हाँ हम अब पहचान रहे हैं कि एलिमेंट की फॉर्म क्या है। जहाँ सब चीज़ें एक ही चीज़ से बनी हो, वहाँ समझ जाओ कि दिस इज एलिमेंट। और जहाँ सब चीज़ें एक चीज़ से नहीं बनी, जहाँ 3 रूपी हो तो समझ जाओ दिस इज, ये द्वापर, वो त्रेता युग, द्वापर युग मान लो, मतलब अभी भी हम तीसरी स्टेज पे है। दूसरी स्टेज और आएगी जहाँ 3 होंगे, फिर एक और स्टेज और आएगी जहाँ बिल्कुल समांतर हो जाएगा, मतलब न्यूनतम अर्थात समाप्ति, जहाँ चीज़ें एक ही चीज़ से बनी होगी। 4 चीज़ें। तो अब अगर मैं शरीरों की बात करूँ तो इंद्रिया कौन कौन सी क्या रहती है, योग इंद्रिया, मनो इंद्रिया, कर्मो इंद्रिया। ठीक है, योग इंद्रिया वो इंद्रिया हो गई जो कि किसी भी जीव तत्व से परे होती है। ठीक है, तत्व के अंतर्गत की क्रिया है। ठीक है, तत्व जब अपने आप में ध्यान लगाता है तत्व में, अतः स्वयं को प्रभावित कर लेता है, ये योग इंद्रिया कहलाता है। मनो इंद्रिया किसी भी जीविक प्राणी जैविक चीज़ों में मनो इंद्रिया। कर्मो इंद्रिया प्रत्येक वस्तु कहाँ उपस्थित है वो उसकी कर्मो इंद्रिया। और एक और इंद्रिया होती है भारी इंद्रिया। भारी इंद्रिया वो इंद्रिया होगी जैसे आपकी नसें, एक तत्व का प्रभावितता है, जटिलता है। सामाजिक इंद्रिया होती है, ये वैसे इंद्रिया होती है कि कोई रंग भी हमें प्रभावित कर रहा है, कोई चीज़ भी हमें प्रभावित कर रहा है, प्रत्येक वस्तु हमें प्रभावित कर रहा है, अर्थात हमारी उत्पत्ति है, समझ चीज़ें इसी चीज़ के अंतर्गत चलती है। ये भारी इंद्रिया होगी। इन इंद्रियों नहीं कहते इन्हें, पहली बात तो इन्हें फिर हम कह देते हैं नेचुरल प्रभावितता। जैसे हमारी जैविक प्रणाली हमारी मूल अवधारणा है, या हमारा पूरा विज्ञान, ढांचा, स्ट्रक्चर, संरचना। ठीक है, तो ये चौथी तरह की इंद्रिया और कहलाती है। ये 4 इंद्रिया कहलाती है। अगर मैं बात करूँ संतुष्टि और संतुलन की, तो संतुलन और संतुष्टि सीधे से कहती है पहले आप अपना लक्ष्य निर्धारित करो, आपको करना क्या है। पहले आप ये ध्यान रखो कि आपको किस चीज़ में नियंत्रण पाना है, पहले आप उसमें नियंत्रण पालो और फिर उसमें योग करो, अर्थात उस कर्म में योग करो। पहले कर्मों में नियंत्रण पालो, कर्मों को लगातार करो, कंसिस्टेंट रहो, और फिर अपने निर्णय लो कि किस चीज़ में आपको कार्य करना है। तो निर्णय के संग नियंत्रण पाओगे तो ये क्या कहलाती है, यही आपका विकास करते हैं प्रत्येक चीज़ में, यही आपको आकर्षता प्राप्त कराते हैं, यही आपको क्या बोलते हैं संतुलन और संतुष्टि कहलाती है, अर्थात व्यवस्थाओं को चयन और चुनाव करना। दिस इज द मैनेजमेंट नीड्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी।
व्यवस्थाओं की ज़रूरतें और उनकी जिम्मेदारियाँ अपनाने आना, क्योंकि हर एक जिम्मेदारी नहीं अपना सकते, हमें ये जानना होगा अनिवार्य है। ये बिल्कुल ऐसे ही है कि जब मैंने देखा कि यार मुझे एक्सट्रोवर्ट लोगों की तरफ दोस्त बनाने आने चाहिए, तो मैंने देखा यार ये फालतू फिजूल की बातें करते हैं। ये कभी तो किसी ऊट पटांग चीज़ों के बारे में बात करेंगे, कभी ये मज़े वाली चीज़ों के बारे में बात करेंगे। तो मैंने समझ लिया यार ये तो मेरा बस अस्तित्व नाश कर देगी, ये तो मुझे अपनी तरफ प्रभावित कर देगी। या तो मैं इनकी तरफ प्रभावित हो जाऊँ, मैं इनकी तरफ सिगरेट वगैरह पीने लग जाऊँ, तब मैं इनकी तरह क्या बोलते सोच पाऊँगा, सब मैं इनकी तरह चिंता कर पाऊँगा। तो मैंने सोचा नहीं, ये कोई उपकरण नहीं है, ये कोई सुझाव नहीं है। तो मैंने तरीके ढूंढे कि मुझे इनके बीच में घुलना भी है, इनसे अलग भी नहीं रहना, मुझे इनके बीच में बस भी करना है, इनको कंट्रोल भी करना है। तो मैंने सोचे जो चीज़ अनिवार्य है वो चीज़ करूँगा। तो मैंने वहाँ पे नियम बनाया। मैंने कहा इन नियमों को करो, फ़र्क दिखने लग जाएगा। फ़र्क क्या दिखने लग जाएगा? ये नियम ऊट पटांग लगेंगे। नियम ऊट पटांग कैसे लगेंगे? पहला नियम, कोठे पे जाओ, जाके सेक्स करो। दूसरा नियम, पहले अंडा खाओ, फिर मांस का सेवन करो। अज्ञानता के पीछे ना बढ़ के कि उसको मोहित कर लिया कि अब तो मांस खाने का स्वाद चढ़ गया, नहीं, ये नहीं करना। सिंपल सा साधारण सा वो है मूल्य का, एक बार खाओ उसके बाद छोड़ दो, कभी नहीं खाना दोबारा। कभी नहीं का मतलब कि जब तक ज़रूरत ना हो, नीड ना हो, जब तक खुद के मन से तो नहीं खाना, ठीक है। और तीसरी चीज़, सिर्फ एक बार करी जा रही है, एक बार का किसी का नशा नहीं चढ़ता, बस हाँ उसकी प्रभाविकता सूक्ष्म रूप में चढ़ जाती है आपके दिमाग में। जैसे किसी व्यक्ति की गूदे निकालने हो या किसी व्यक्ति के हाथ डाल के आंतरियाँ निकालनी हो, तो आपको पता है कि जब मैंने मांस को काटा, आप इसको अलग रूप से भी कर सकते हो। मैंने खुद नहीं कहा कि आप मांस खाते हो, आप सेब खाते हो, फल खाते हो, आप फल को इस तरीके से खाओ कि आपको वो एक चिकन लगे या आपको कोई वो मीट लगे, आपके धीरे धीरे अंदर वो प्रभाविकता है, वो प्रकृति नहीं कहेगी, सिर्फ प्रवृत्ति कहेगी। वो संगति मानव द्वारा निर्मित होती है, एक जैसी इंट्रास स्पीसीज द्वारा होती है, ये अलग स्पीसीज है, तो इसे प्रवृत्ति कहा जाएगा, वो आएगी। तो साधारणतः सी बातें यहाँ पे हमें ये समझ में आती है कि चीज़ें, प्रत्येक व्यवस्था तो हम संभाल नहीं सकते, और व्यवस्थाओं के अनुसार मैंने नियम बनाए हैं। तो आप अलग अलग तरीके हैं आपकी, ये आपकी परिस्थितियाँ बड़ी निर्भर करती है। मैं केवल प्रकृति को केवल इतना कहना चाहता हूँ, यदि मेरी परिस्थिति गरीबों की रखना चाहती है, रख, कोई वो नहीं है। तो ये बिल्कुल ऐसी है कि देखो परिस्थितियाँ बड़ी निर्भर करती है। मेरी प्रकृति से केवल एक ही वो है, एक ही चीज़ है, तर्क, कि यदि हमें गरीबों की तरह जीने देना है तो गरीबों की तरह जीने दें, जहाँ हमें ये हल्का सा भी हो कि हमें चीज़ें प्राप्त हो रही है, और यदि नहीं तो सीधी सी बात है, हमें नहीं जीना। जहाँ हमें यह पता चल जाता है कि हम गुलामी की ज़िंदगी जी रहे, केवल किसी और की कल्पना है, तो हमें, क्योंकि हमारे यहाँ तो अंदर सोचना। तो ये बिल्कुल ऐसा है कि अगर मुझे प्रकृति से सिर्फ एक चीज़ कहती है, या तो हमारे अनुसार हमें चलन दें कि हमें लगे कि हाँ हम कुछ कर रहे हैं जीवन में, और अगर हमें लगता है किसी और की कल्पना है, तो ये हमारे अंदर सोच नहीं पनपनाती कि हम किसी और की कल्पना है। जब हमारे अंदर एक ग्लिच पैदा हो गया तो हमें क्लियर कर, हर एक फंक्शन खुद को चाहता है कि तुम मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी करो, तुम मेरा अंत करो। प्रत्येक तत्व, प्रकृति हमेशा अपना अंत और चक्रण चाहती है, और मैं भी एक प्रकृति का तत्व हूँ। अगर मुझे ये पता चला है कि मैं एक मात्र कल्पना हूँ, तो या तो मुझे ज्ञात न करने देती है, मैं एक ग्लिच हूँ जिसे ज्ञात हो चुका कि मैं एक कल्पना हूँ मात्र, तो मुझे नहीं जीना। और यदि मैं कल्पना नहीं हूँ तो मुझे आउटकम चाहिए। ये परिस्थितियाँ तय करती है। आपकी परिस्थितियाँ कभी कभार इतनी व्याकुल हो जाती है कि हमें पसंद नहीं आती, महत्वपूर्ण नहीं लगती, और यह हकीकत है कि कभी कभार हमें चीज़ें इतनी रियलिस्टिक लगने लग जाती है कि हम इस रियल वर्ल्ड को रियल मानने लग जाते हैं। तो इस रियल को अगर मुझे पूरी रियलिटी दिखती है तो मैं इस रियलिटी में नहीं जीना चाहता, और अगर ये कल्पना है मात्र तो भी मैं इसमें नहीं जाना चाहता। तो यही कहलाती है बैलेंस पॉइंट, यही संतुलन। तो सीधा आंसर ये है महत्वपूर्ण कि व्यवस्थाओं को संतुलित और संतुष्ट होना अनिवार्य है, मतलब कि संतुलन उसमें निर्भर करता है। यही संतुलन कहलाता है कि ना तो पूर्ण काल्पनिक लगे ना पूर्ण वास्तविक लगे, ये एक मध्यम रखे अपने आप को, जहाँ हमें हकीकत लगेगी जहाँ हकीकत ना भी लगे। अगर एक व्यक्ति, एक जीव वास्तविक में गॉड है और वो अपने आप को पूर्णतः गॉड मानने लगे, तो वो अनरियलिस्टिकली सोचेगा मैं ये कर लूँ, वो कर लूँ, ये कर लूँ। पर अगर वो यूँ सोचे कि मैं केवल एक ह्यूमन हूँ, मात्र एक कठपुतली हूँ, किसी और के द्वारा चाहे चलूँ, तो वो कठपुतली की तरह अपने आप को बिहेव करेगा।
तो हर एक पोजीशन अपने आप में बैलेंस होनी चाहिए कि उसको ये पहचान होनी चाहिए, ना मैं पूर्ण गॉड हूँ ना मैं पूर्ण डेविल, मैं एक माध्यमिक व्यक्ति हूँ जिसे अपने निर्णय लेने आते हैं, जो अपने अनुसार फेवर्ड डिसफेवर्ड दोनों जानता है। अगर वो किसी चीज़ को इग्नोर करता है तो प्रकृति उसको काम करता है उसे बैलेंस करे ताकि वो अकल लाए, और यही संतुलन कराता है। और संतुलन तभी आएगी जब संतुष्टि होगी, क्योंकि अगर व्यक्ति के अंदर संतुष्टि नहीं है, व्यक्ति योग्य नहीं है, तो व्यक्ति का कोई काम ही नहीं है। ये एवरी टाइप ऑफ लाइफ स्टाइल में चलता है आपका मैनेजमेंट नीड्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि व्यक्ति को अपनी ज़रूरतें, सूक्ष्म संतुष्टि और रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब उसको अपनी किरदार बेहद रूप से पता होना चाहिए। और प्रकृति का काम ही उसका ये है, रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो बैलेंस बना के चले एवरी पॉइंट पे, एवरी तत्व पे। लिमिट मानता हूँ कि समझ चीज़ें ये इस तरीके से बनी होती है वेब की तरह, पर ये वेब अपने आप को उसी अनुसार बदले जैसा व्यक्ति देखने के पर्सपेक्टिव में उसके लिए बेहतर है। मैं क्यों कह रहा हूँ इतनी जटिल भाषा, क्योंकि देखो आप देखना चाहोगे कुछ भी तो ऐसा तो नहीं कि प्रकृति आपको सब कुछ दिखा दे, ये नहीं है, पर प्रकृति को कुछ नहीं तो कुछ फेवर दे देना चाहिए साइड की, जिससे वो व्यक्ति पैटर्न बैलेंस रहे। बैलेंस मतलब अस्तित्व में रहे, वरना सीधी सी बात है, आज मन नहीं कर रहा चलो चलते हैं यहाँ से। एवरी पॉइंट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट योर लाइफ। अगर आप डिप्रेशन करने की भी सोचो कि मरने की भी सोचो तो समझ जाओ अभी आपका ब्रेन बहुत डोपामिन बहुत लो लेवल पे है, अगले ही पल बूम करेगा। वाई? दिस इज अ बैलेंसिंग। किस बैलेंसिंग अलग अलग चरणों में चलती है, इतनी कॉम्प्लेक्स इसलिए बनाई है ताकि व्यक्ति नहीं निकल सके इस वर्चुअल वर्ल्ड से। ये है लाइफ।